जय हिंद फ्रेंड्स। हिंदी व्याकरण में हम क्रिया शब्द पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने क्रिया के कर्म के आधार पर भेद पढ़े थे। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो ये प्रयोग एवं संरचना के आधार पर क्रिया के जो भेद है वो 8 प्रकार के होते हैं। तो प्रत्येक को हम विस्तार से पढ़ेंगे, विस्तार से समझेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हमारा कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। हर भेद को विस्तार से और अच्छे से समझाया जाएगा। तो आप ध्यान से वीडियो को देखें और कहीं भी स्किप नहीं करें, पूरा वीडियो देखें। तो हम देखते हैं 8 प्रकार कौन कौन से हैं, ये 8 भेद कौन कौन से हैं। तो ये हैं, सबसे पहला देखते हैं सामान्य क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, और तीसरा है पूर्वकालिक क्रिया, चौथा है प्रेरणार्थक क्रिया, नामतु क्रिया, इसी प्रकार से छठा है कृदंत क्रिया, और अगला है सजातीय सहायक। इस प्रकार से ये 8 प्रकार के भेद है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सामान्य क्रिया क्या है। तो सामान्य क्रिया में हम देखते हैं सामान्य क्रिया किसे कहते हैं। तो सामान्य क्रिया होती है, एक सामान्य सा वाक्य होता है जिसमें कर्ता होता है और क्रिया होता है और कर्म भी हो सकता है। तो सामान्य क्रिया में देखते हैं, एक सामान्य क्रिया को बताने के लिए वाक्य में एक ही क्रियापद प्रयुक्त होता है, यानी इसमें 2 क्रियापद नहीं होंगे, सामान्यतः एक ही क्रियापद एक वाक्य में होता है। तो वो होती है हमारे सामान्य क्रिया। उदाहरण से देख लेते हैं, मोहन खाना खाता है। तो यहाँ कर्म भी दिया हुआ है साथ में, यानी कर्ता, कर्म और क्रिया है, एक ही क्रिया है, एक साधारण सी क्रिया है, इसलिए इसको सामान्य क्रिया कहा जाता है। इसी प्रकार से उसने कहा, ये वाक्य है उसने कहा, यहाँ कर्ता है और क्रिया है। राजू पढ़ रहा है, राजू पढ़ रहा है, यहाँ भी एक ही क्रिया है, सामान्य क्रिया है। इसके बाद हम देखते हैं संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं। संयुक्त क्रिया में जिस वाक्य में एक कार्य को करने के लिए या एक कार्य को बताने के लिए एक से अधिक क्रियापदों का मेल हो, अर्थात एक वाक्य में 2 क्रियापद संयुक्त रूप से मौजूद हो, वहाँ संयुक्त क्रिया होती है। दोबारा देखते हैं इसको हम। एक संयुक्त क्रिया कौन सी क्रिया होती है, जिस वाक्य में एक कार्य को बताने के लिए, यहाँ हमें ध्यान देना है कि एक ही कार्य को बताने के लिए एक से अधिक क्रियापदों का मेल हो, यानी क्रियापद एक से अधिक हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो एक कार्य है लेकिन क्रियापद कितने हैं, 2, अर्थात एक वाक्य में 2 क्रियापद संयुक्त रूप से मौजूद होते हैं, वहाँ संयुक्त क्रिया होती है, यानी कि उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं जिसमें 2 क्रियापद एक साथ हो और कार्य एक हो, यानी कि एक कार्य 2 क्रियापद। ये हमें संयुक्त क्रिया में ध्यान रखना है। उदाहरण देखते हैं, राम ने पाठ पढ़ लिया, राम ने पाठ पढ़ लिया, यानी कार्य तो एक ही हो रहा है पढ़ने का, और क्रियापद 2 है। अब 2 क्रियापद कहाँ है वाक्य में, ये हमें देखना है। तो एक तो है पढ़ना और दूसरा है लिया। तो यहाँ 2 क्रियापद है। हम जानते हैं पठ धातु होती है संस्कृत की, और जो संस्कृत की धातु होती है वही हमारी हिंदी में क्रिया होती है। तो हमें वाक्य में यही चीज़ पकड़नी है कि 2 जो क्रियापद होते हैं वो कौन कौन से हैं। तो 2 क्रियापद में एक पहला क्रियापद है पढ़ और दूसरा है लिया, क्योंकि पढ़ से ही पढ़ना क्रिया बनती है। दूसरा है वह घर चले गए, यहाँ चले और गए 2 क्रियापद है। इसी प्रकार से हम जयपुर जाते रहते हैं, जाते और रहते, यहाँ 2 क्रियापद है, कार्य एक ही हो रहा है जयपुर जाने का। सब सो चुके हैं, सोना और चुकना, यानी चुकना जहाँ कार्य हो चुका होता है वो क्रियापद है, और दूसरा है सोने का कार्य, तो यहाँ पर 2 क्रियापद है। आगे हम देखते हैं, देखो और उदाहरण है इसमें, नहीं संयुक्त क्रिया के नहीं, ये पूर्वकालिक के हैं। तो पूर्वकालिक को देख लेते हैं हम। दूसरी क्रिया है, पहले हमने सामान्य देखी, फिर संयुक्त देखी, अब हम देखते हैं पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है और किसे कहते हैं, ध्यान से देखना है, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन अगर हम समझते हैं
इनको ध्यान से समझ लेंगे तो हमें इनका अंतर भी समझ में आ जाएगा और परीक्षा में हम आसानी से प्रश्नों को सही कर सकते हैं। पूर्वकालिक क्रिया में किसी वाक्य में दो क्रियाएं हो। अभी हमने देखा संयुक्त क्रिया में भी दो क्रियापद थे और पूर्वकालिक में दो क्रियाएं हो और प्रथम क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हो चुकी हो। देखो ध्यान यहाँ देना है कि पूर्वकालिक क्रिया में जो दो क्रियाएं होगी उनमें पहली क्रिया हो चुकी होगी, यानी वो कार्य संपन्न हो चुका होगा। उसके बाद में अगला कार्य जो किया गया है वो दूसरी क्रिया होगी, तो उस पहली क्रिया को ही पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? जो संपन्न हो चुकी है, यानी जो कार्य संपन्न हो चुका है उसके लिए जो क्रियापद आता है पहले आता है, दूसरा क्रियापद बाद में आता है, लेकिन जो पहले आता है उसे ही पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण से समझते हैं। पिताजी सोकर उठ गए। पिताजी सोकर यानी सोने वाला कार्य कर लिया, सो चुके हैं और अब वो उठ गए, तो पहली जो क्रिया है सोने की वो कार्य पूर्ण हो चुका है और अब वो दूसरा कर रहे हैं। छात्र पढ़कर खेलने लगे, यानी जो छात्र है वो पहले पढ़ चुके हैं और अब खेलने लगे हैं, यानी जो पहला कार्य है, पहली जो क्रिया है वो संपूर्ण हो चुकी है। इसी प्रकार से माताजी नहाकर पूजा कर रही है। माताजी ने पहला कौन सा कार्य किया, कौन सी क्रिया की? नहाने का कार्य किया, तो पहली क्रिया है जो कि संपन्न हो चुकी है और दूसरा है अब वो पूजा कर रही है। तो इन उदाहरणों से समझ में आया होगा कि जहाँ दो क्रिया हो और पहली क्रिया संपन्न हो चुकी हो तो वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। और इसे अधिक समझने के लिए हम इसकी पहचान देखते हैं और एक उदाहरण और है उसे भी देख लेते हैं। हम खाना खाकर टहलने गए, यहाँ अब नहीं है, ये अब है। अब दिया हुआ है इसमें, जो अब सही नहीं है हम देखेंगे यहाँ पे। हम खाना खाकर टहलने गए, तो हमने पहला कार्य क्या किया? खाना खाने का, यानी जो कि हम कर चुके हैं और खाना खाने के बाद हम टहलने गए, तो जो पहला कार्य है वो संपन्न हो गया और जो पहली क्रिया है वही पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। क्योंकि परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है, तो जहाँ दो क्रिया दी हुई है और पहली क्रिया जो कार्य संपन्न कर चुकी है तो उस क्रिया को ही हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और इसकी पहचान है कि जो पहली क्रिया होगी, जो प्रथम क्रिया होगी, उस क्रिया में कर शब्द का प्रयोग होगा, क्योंकि जो कार्य पूर्ण हो चुका होगा। तो इसकी पहचान यही है कि जो पहला कार्य है वो हो चुका होगा तो वह पूर्वकालिक क्रिया होगी। इसके बाद हम देखते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया में देखते हैं, जब कर्ता किसी कार्य का संपादन स्वयं नहीं करके किसी दूसरे को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करे या स्वयं दूसरे से उस कार्य को करवाए, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसे समझते हैं। जब कर्ता स्वयं कार्य का संपादन स्वयं नहीं करे, तो सबसे पहला तो हमें ध्यान देना है, जो प्रेरणार्थक क्रिया है हमें नाम से ही समझना चाहिए कि प्रेरणा देना, किसी को प्रेरणा देना, यानी यहाँ जो करता है वो किसी भी कार्य को स्वयं नहीं करता है। यहाँ हमें ये ध्यान रखना है कि स्वयं कार्य नहीं करेगा, दूसरों को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित करेगा या स्वयं दूसरों से उस कार्य को करवाएगा। या तो कार्य करने के लिए उसे प्रेरित करेगा या उससे उस कार्य को करवाएगा, स्वयं उस कार्य को नहीं करेगा। कार्य की प्रेरणा देने के कारण ही इसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। अध्यापक छात्रों से पाठ पढ़वाते हैं, तो यहाँ कर्ता कौन है? अध्यापक। कार्य कौन करवा रहे हैं? अध्यापक करवा रहे हैं और छात्रों से करवा रहे हैं। क्या जो कार्य है वो क्या करवाया जा रहा है? पाठ पढ़वाने का। तो छात्रों के द्वारा पाठ पढ़ा गया, लेकिन कार्य किसके द्वारा करवाया गया? अध्यापक के द्वारा। तो कर्ता यहाँ अध्यापक है, लेकिन प्रेरणा दी गई है छात्रों को कार्य करने की, पढ़ने की प्रेरणा छात्रों को दी गई है, इसलिए प्रेरणार्थक क्रिया है। सरपंच ने गांव में विद्यालय बनवाए, यानी गांव में विद्यालय किसने बनवाए? सरपंच ने। तो सरपंच ने कार्य करवाया गांव में विद्यालय बनवाने का, यानी प्रेरणा थी, दूसरों के द्वारा कार्य करवाया गया, इसलिए यहाँ प्रेरणार्थक क्रिया है। यहाँ समझने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ दो कर्ता होंगे, यानी एक तो वह जो कार्य करने वाला है, जो मुख्य कर्ता है वो कार्य करवाने वाला होता है,
और जो गौण है या जिससे कार्य करवाया जाए वो दूसरा कर्ता होता है। तो दो कर्ता में एक कार्य करवाने वाला और दूसरा कार्य करने वाला। इसके बाद हम देखते हैं नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु क्रिया किसे कहेंगे? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द जब धातु की तरह प्रयोग नहीं होकर के, कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द जब धातु की तरह प्रयोग होते हैं, नहीं धातु की तरह प्रयोग होते हैं, उन्हें नाम धातु शब्द कहा जाता है। और जब इन नाम धातु शब्द के पीछे प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्रिया का बोध होने लगता है। अगर क्रिया का बोध हो तो उसे ही नाम धातु क्रिया कहा जाता है। इसे एक बार फिर समझेंगे। जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द किसकी तरह प्रयोग हो? धातु की तरह प्रयुक्त हो, और उनमें अगर वो प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो वो क्रिया का बोध कराने लगे तो उसे नाम धातु क्रिया कहा जाता है। हम यहाँ तीनों को समझेंगे, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से इन नाम धातु क्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। देखो, संज्ञा शब्द है जिसका अर्थ होता है नाम या पहचान। किसी का भी नाम हो या पहचान हो तो वो एक प्रकार से संज्ञा शब्द है, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो या स्थान हो। तो यहाँ हमने लिया हाथ शब्द। हाथ ये एक संज्ञा शब्द है। हाथ से बना हथिया, तो हथिया एक प्रत्यय लगा दिया यहाँ पे यहाँ, तो ये हथिया बन गया। इसे कहते हैं नाम धातु शब्द। नाम हाथ है और उससे जो शब्द बना है हथिया, उसे कहा गया नाम धातु शब्द। इसके बाद देखते हैं इसमें, इसी को आगे हम बढ़ाते हैं। हथिया से क्या बना? हथियाना। तो एक प्रकार से हथियाना, किसी चीज को हड़प लेना। कौन सा कार्य किया गया? हथियाने का, यानी कि वो हाथ से हथिया शब्द बना, नाम धातु शब्द। और नाम धातु शब्द के बाद एक प्रकार से इसमें और प्रत्यय जोड़ दिया गया, ये क्रिया के रूप में बोध होने लगा, तो इसे कहा गया नाम धातु क्रिया। यानी हथियाना नाम धातु क्रिया है, हथिया नाम धातु शब्द है और हाथ संज्ञा शब्द है। तो तीनों का अंतर देख लीजिए और इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो समझने के बाद हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी कि हम परीक्षा में अगर प्रश्न संज्ञा शब्द या नाम धातु शब्द या नाम धातु क्रिया शब्द पूछा जाए तो कहीं भी हम अटकेंगे नहीं और आंसर आराम से दे सकते हैं। दूसरा हम सर्वनाम से देखते हैं। सर्वनाम का अर्थ होता है सबके नाम, यानी सबके नाम को ही सर्वनाम कहा जाता है। सबके नाम में कौन? व्यक्ति, वस्तु या स्थान के जो नाम होते हैं, वो नाम के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं वो सर्वनाम होते हैं। इसलिए सर्वनाम का अर्थ होता है सबके नाम। तो सबके नाम में जैसे हम देखते हैं अपना शब्द, अपना एक सर्वनाम शब्द है, तो इस शब्द से नाम धातु शब्द भी अपना ही बनेगा। लेकिन अगर अपनाना बना लिया जाए, ना प्रत्यय उसमें जोड़ दिया जाए और इससे क्रिया का बोध हो, अपनाना किसी को स्वीकार कर लेना, इस प्रकार से इसमें क्रिया का बोध हो रहा है, तो जो अपनाना शब्द है, ये अपनाना शब्द क्रिया का बोध करा रहा है, तो ये नाम धातु क्रिया शब्द हुआ। इसी प्रकार से विशेषण को देखते हैं। विशेषण, इसका भी अर्थ नाम ही होता है। एक लज्जा शब्द है, ये विशेषण है, शर्म या लज्जा। इस शब्द से किस प्रकार से नाम धातु शब्द और नाम धातु क्रिया बनेगी, तो देखते हैं। लज्जा शब्द में लजाना शब्द नाम धातु शब्द बनता है। लजाना नाम धातु शब्द है, लेकिन अगर उसी शब्द को आगे बढ़ाकर प्रत्यय जोड़ दिया जाए ना, तो लजियाना बन जाता है। यानी कि लजाना, लजियाना जो शब्द बन रहा है वो क्रिया का बोध करा रहा है, इसलिए ये नाम धातु क्रिया शब्द बन गया। यहाँ अगर हमें पूछा जाए कि नाम धातु क्रिया शब्द कौन कौन से हैं, तो हथियाना, अपनाना और लजियाना नाम धातु क्रिया शब्द बन गए। इसके बाद देखते हैं कृदंत क्रिया। तो कृदंत क्रिया क्या होती है? क्रिया शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय, अगर धातु के प्रत्यय जोड़ते हैं तो क्रिया शब्द बनता है, लेकिन कृदंत प्रत्यय किसे कहते हैं? कृदंत में जो शब्द, जो कृत प्रत्यय है, ये शब्द है कृत, ये एक प्रकार का प्रत्यय है और ये किसके जुड़े? क्रिया के। अगर क्रिया शब्दों के कृत प्रत्यय जोड़ दिया जाए और कृत प्रत्यय के योग से बने जो शब्द होते हैं उसे कृदंत कहा जाएगा। और कृदंत शब्दों के अंत में अगर और कोई अन्य प्रत्यय जोड़ दें और उससे क्रिया बने तो वो क्रिया कृदंत क्रिया कहलाती है।
एक बार फिर से देखो, क्रिया शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्यय, जो अगर क्रिया शब्द में हम प्रत्यय जोड़ते हैं तो कौन सा प्रत्यय? कृत प्रत्यय जोड़ते हैं, तो वो कृत प्रत्यय के योग से बने शब्द कृदंत शब्द कहलाते हैं। जब कृत प्रत्यय जोड़ा जाता है तब कृदंत शब्द बनते हैं, लेकिन जब क्रिया शब्दों के अंत में अन्य कोई प्रत्यय जोड़ करके जो क्रिया शब्द बनता है उसे कृदंत क्रिया कहा जाता है। इनके उदाहरण देख लेते हैं, इनको समझ लेते हैं अच्छे से। जैसे क्रिया शब्द है और इधर है कृदंत क्रिया। तो क्रिया है चल लिख, जो कि संस्कृत की धातु होती है और हिंदी में जिसे क्रिया कहा जाता है। इनके हमने प्रत्यय जोड़ा ना, ता या कर। इस प्रकार के जो प्रत्यय जोड़ देते हैं तो इनसे शब्द बनते हैं चलना, चलता, चलकर, लिखना, लिखता या लिखकर। तो ये कृदंत क्रिया शब्द कहलाएंगे। ये जो शब्द बने हैं वो कृदंत क्रिया है। तो अभी इसमें 2 और क्रिया के भेद बाकी है। आज के लिए इतना, और आगे के वीडियो में हम जो प्रयोग एवं संरचना के आधार पर जो 2 भेद बचे हैं, सजातीय व सहायक, उनको भी देखेंगे। इसके अतिरिक्त काल के आधार पर जो क्रिया के भेद हैं उन्हें भी देखेंगे। तो आप इससे पहले अगर आपने कर्म के आधार पर क्रिया के भेद नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो अतिशय अकेडमी पे सर्च करके आप देख सकते हैं, और इसके बाद हम काल के आधार पर क्रिया के भेद देखेंगे। तो आप हिंदी व्याकरण के वीडियो अतिशय अकेडमी पर देखते रहिए, आपकी हिंदी व्याकरण बहुत अच्छी हो जाएगी और परीक्षा में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।